Hello students and welcome back. We are covering organizing chapter in our business studies. Organizing में हम लोग देख चुके हैं उसके स्ट्रक्चर प्लस आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। इसके बाद हमारा डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन रह जाएगा, देन हम लोग अपना ये चैप्टर कवर कर पाएंगे पूरा। तो आज जैसे हमें पढ़ना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका मीनिंग ही क्या होता है। अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करना मीन्स देना। कैसे? सपोज़ करिए कि मैं एक पर्सन हूँ जो कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस मैंने अपने नीचे कुछ सबॉर्डिनेट्स भी रख रखे हैं, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मैं ए नाम ले लूँ कि वो पर्सन मेरे नीचे काम करता है और भी लोग मेरे नीचे काम करते हैं। तो अब इतना काम देखने में मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए ही होगी ना। तो मैंने अपने नीचे एक सबॉर्डिनेट को, एक जूनियर को उसको एक मेरी अथॉरिटीज़ थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा काम उसको मैंने डेलीगेट कर दिया कि अब आप जो चीज़ें मेरे पास आए पहले आपके पास भी चेक हो सकती हैं वो, है ना। तो मैंने थोड़ी सी अपनी पावर जो थी उसको दे दी, तो वो क्या काम करता है, वो उस चीज़ को अब देखने लगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे काम करने में काफ़ी मेरा सहयोग मिल गया मुझे, है ना। तो ये क्या होता है, डेलीगेट करना, कि आपने अपनी अथॉरिटी या कुछ भी चीज़ आपने अगले पर्सन को डेलीगेट कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली मैंने उसे दे दी। मेरे को अगर उसका काम पसंद नहीं आया या मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं उससे वापस से वो अथॉरिटी वापस भी ले सकती हूँ, मतलब दूसरा भी अपॉइंट कर सकती हूँ, मैं हायर कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए और उससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हूँ। ठीक, तो ये होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, है ना, कि हमने अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी और उसको कुछ एक लिमिट दे दी कि भाई इसके अंदर तुम काम कर सकते हो। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क, कि अब अगर मैनेजर ने अपने किसी सबॉर्डिनेट को काम दिया है तो फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, जो उसे टास्क दिए जाते हैं या जो भी है। ठीक, टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट परफॉर्म्स ऑल द वर्क्स efficiently and effectively in expected manner the manager creates accountability। तो अगर आप मैनेजर ने एक अपने सबॉर्डिनेट को कोई जिम्मेदारी दे दी तो जवाबदेही तो मैनेजर की ही है ना, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी पे तो सवाल उठेगा ना अगर कोई काम ठीक से नहीं कर पाया तो। ठीक, तो उसको ही जवाब देना पड़ेगा और ये चीज़ उसे ही देखनी है कि जो उसका सबॉर्डिनेट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा हो। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं डेलीगेशन के? अथॉरिटी, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। अथॉरिटी इज़ दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स। मतलब हमने जो चीज़ें, मतलब जो हमें अथॉरिटीज़ मिली हुई थी या जो डिसीजन हम ले सकते थे, हमने वो किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। अब जो ड्यूटी सबॉर्डिनेट को मिली उसको अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए। ठीक, व्हेन अ सुपीरियर इशू ऑर्डर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू कैरी इट आउट, कि भाई अगर आपके जो मैनेजर है आपको उसने बोल दिया कि भाई अब ये काम आप देखोगे, तो उसके लिए क्या है, उसे उस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और वो उस चीज़ को प्रॉपर तरह से करेगा ताकि उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया तो वो उसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। Accountability, when a superior assigns some work to a subordinate, he is answerable to his superior for its success or failure। भाई अगर अब आपके मैनेजर ने आपको कुछ काम दे दिया तो अगर आप उस काम में फेल होगे या आपको कुछ सक्सेस मिलेगी तो आप जवाब आप दोगे ना अपने मैनेजर को कि अगर आपको उसने इतनी ऑप्शंस दे दिए तो आपने काम क्यों नहीं करके दिखाया उस चीज़ का, है ना। अब है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय अ मैनेजर। ठीक है, उसने अथॉरिटी तो दे दी कि ठीक है तुम अब ये काम जो मैं चेक करता था मेरे से पहले अब तुम चेक करोगे, बट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी रहेगी, मैनेजर की ही रहेगी ना। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक और रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर सबॉर्डिनेट को ठीक है डेलीगेट करी है कुछ अथॉरिटीज़, बट अगर वो काम ठीक से नहीं कर पाता तो उससे वो अथॉरिटीज़ वापस भी ली जा सकती हैं या फिर दूसरे को दी जा सकती हैं। द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। अभी आपको मैंने इसमें बताया कि ठीक है मैनेजर ने अपना सबॉर्डिनेट बना दिया, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की है, जवाबदेही वही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल
ऑफ 100 यूनिट्स पर डे, अगर मतलब ये 100 यूनिट पर डे का काम मिला तो मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट दिस टास्क टू डिप्टी सेल्स मैनेजर हु फेल्स टू अचीव द टारगेट। और मार्केटिंग मैनेजर ने ये डिप्टी सेल्स मैनेजर को दे दिया ये टारगेट, और जो कि वो फेल हो गया उसको परफॉर्म करने में, देन मार्केटिंग मैनेजर विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। तो ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ना, जवाबदेही तो उसी की बनी। अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी थी सेल्स मैनेजर को, तो अल्टीमेटली कंपनी को मार्केटिंग मैनेजर ही जवाब देगा, ठीक है। दस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस पर्सन की रहती है जिसने अपनी अथॉरिटी दूसरे को दी है, मतलब जो मेन पर्सन है हमेशा रहेगी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो असाइन ये थोड़ा सा इन्होंने चार्ट सा दिखा रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, और फिर कैसे आप अकाउंटेबिलिटी अपनी साबित करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आता है आपका प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये इसकी जो मतलब डिफरेंस है अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, ये भी हम पढ़ लेते हैं, कई बार आ जाता है। अब अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? राइट टू कमांड, कि वो कमांड दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन टास्क, भाई अगर आपने किसी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आपने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उसको निभाया। अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ दैट असाइन्ड टास्क, कि आपने जो काम हाथ में लिया था अब उसमें आपका क्या रहा आगे, तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है कि सक्सेस मिली या फेलियर मिला आपको। ऑरिजिन क्या है? अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन ना, एक फॉर्मल पोजीशन से होगा। अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिसने डेलीगेट करा वहाँ से शुरू होगी ये। अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी उससे शुरू हो गई कि भाई अब हमें ये चीज़ देनी है उसको परफॉर्म करके। फ्लो क्या है? डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू डाउन सबऑर्डिनेट, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा ये, इसका फ्लो ये है। अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? जिसको अथॉरिटी मिली है ना सबऑर्डिनेट को कि वो अच्छा काम करके दे अपने सुपीरियर को। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, इसमें भी यही रहेगा। विड्रॉल क्या है? कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस, कभी भी विड्रॉ कर लो अगर आप उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक बार दे दी तो दे दी, फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड, इसमें भी यही है, जब एक बार हो गया, फेल हो गए आप काम में, तो अब उसको क्या विड्रॉ करोगे, है ना। अब आती है बारी इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एक तो रिड्यूस करता है, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, जो एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड है वो थोड़ा रिड्यूस करता है, क्योंकि भाई उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है, जब भी तो उसने अपना अथॉरिटीज़ डेलीगेट करी ना। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, जो नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और आपने उनको अथॉरिटी दी, तो वो और जोश खरोश के साथ काम करेंगे कि भाई मेरे को ये काम मिला है, तो मैं अपने आप को मतलब अपने आप को प्रूव करने का उन्हें टाइम मिल गया इसके साथ में, है ना। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, और जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वो वर्क कर रहा है, तो वो तो उन लोगों के बीच में है ना, उसे ज़्यादा पता होगा कि भाई इस काम के लिए कैसा डिसीजन लेना है, तो वो थोड़ा जल्दी ले लेगा। हाई मॉरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, और सबऑर्डिनेट्स का एक मॉरल भी अप होगा, प्लस उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अच्छी तरह से अपनी एफिशिएंसी दिखा पाएँ, है ना, ये चीज़ है। बेटर कोऑर्डिनेशन, और इसमें जो हमारे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, इसमें आपकी पावर, ड्यूटीज़ और आंसर सब कुछ मतलब प्रॉपर उन चीज़ का मेंटेन रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन ना, कि जिसने जिसको अथॉरिटी दी, जिसने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उस हिसाब से ही काम चलता रहेगा। तो ये क्या होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, अब मान लीजिए कि आपने तो किसी को होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर और आप बाहर चले गए, लेकिन जो वो पर्सन जिसको ये अथॉरिटी आपने दी है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही वो आया बना आपका बॉस, तो उसने क्या सोचा कि ठीक है अब तो मैं बॉस हूँ और इस टाइम जो मेन बॉस है वो है नहीं, तो जो उसे अच्छे नहीं लगते थे लोग, उन्होंने सबको हटाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये चीज़ गलत है कि अगर आप किसको डेलीगेट जो अथॉरिटी दे रहे हैं वो पर्सन बायस ना हो और सबके साथ अच्छी तरह से काम करे मिलकर, इसके अंदर ये होना चाहिए। तो अब हमने डेलीगेशन देख लिया, अब नेक्स्ट उसमें हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, फिर हम इनकी केस स्टडी भी लेंगे, क्योंकि केस स्टडी आ जाती है और उसमें पूछा होता है कि भाई ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है या सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा पार्ट डेलीगेशन का आएगा, जो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों का, है ना। तब आप उस केस स्टडी को आराम से सॉल्व कर लेंगे, और आप ये मानिए कि इसके ऊपर एक केस स्टडी तो डेफिनेटली आपके पेपर में आनी ही आनी है, ठीक। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर हम दूसरी वीडियो देखेंगे सेंट्रलाइजेशन की। थैंक यू सो मच।